माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपसे 2 क्वेश्चन मैंने दिया था, बोला था कि इस क्वेश्चन का आप आंसर देना या फिर इसको आंसर पता हो तो उसका कमेंट करना। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं जब भी पार्ट 2 में आऊँगा तो आपको डिस्कस करूँगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विच मेटाबॉलिक पाथ है प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा सटीक एक आंसर बैठता है CA साइकिल, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, CITRIC, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, आपको सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि सिट्रिक एसिड साइकिल एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो प्रोड्यूस करता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक GTP या ATP और रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। क्या क्या प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड साइकिल? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल GTP या ATP एंड reduces form of NADH and FADH2। ये सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोड्यूस करता है जो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं। पहला क्वेश्चन आप उसका आंसर देख लें। दूसरा क्वेश्चन पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन में ये कौन सा पाथ प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो 2 कार्बन प्रोड्यूस करता है, एक GTP एक ATP। GTP 1 मोल GTP के ही GTP या ATP और रिडक्शन फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। और अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आपसे बात करने जा रहे हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, सेकेंड क्वेश्चन था कि कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस इन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर है कि मेन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिख रखा है कि रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही केस में, एरोबिक हो या एनारोबिक केस में, दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। फर्स्ट केस में जैसे बात करो, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 glucose molecule is converted into 2 molecule of pyruvate and carbon dioxide। यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज का जब कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड के फॉर्म में, पायरुविक 2 मोल पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। हालांकि यदि ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट होता, यानी कि देखिए अब एनारोबिक कंडीशन की बात करने लग गया, यानी कि एनारोबिक कंडीशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो वहाँ पर फर्मेंटेशन के थ्रू पायरुवेट एसिड, पायरुवेट मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद पायरुवेट जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, वहाँ पर डिसाइड करता वो पायरुवेट मॉलिक्यूल किस फॉर्म में जाएगा, एरोबिक या एनारोबिक फॉर्म में प्रोसेस में, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो यहाँ पर पहले तुमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बारे में बात कर ली कि एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो वहाँ पे 2 मोल पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन फिर जब ये ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में जो फर्मेंटेशन होता है पायरुवेट मॉलिक्यूल का, तो वो अकर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है। केवल लैक्टिक एसिड जहाँ फॉर्मेशन होता है जैसे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जो चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका पार्ट 1 आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप ज़रूर उनको देखें, क्योंकि उनमें मैंने कई सारे NCERT के क्वेश्चंस उठाए थे, उनका मैंने सॉल्यूशन भी बताया था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो आपको देखना चाहिए, आप ज़रूर देखें उसको। मैं आज आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के ही चैप्टर से एंटीबायोटिक टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा अगला पार्ट, जो अभी मैं आपसे के साथ कंटिन्यू करूंगा एज ए रिविजन, एज ए समरी के तौर पे। तो आइए सबसे पहले मैं एंटीबायोटिक्स पे ही बात कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स यानी एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। किसी जैसे अगर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात की जाए
यानी कि वो माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि पैथोजेंस के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो उनके लाइफ के अगेंस्ट होता है, इसलिए उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बट इन ह्यूमन केस में जब बात करते हैं तो वो चीज़ प्रो लाइफ कहलाती है, यानी कि ह्यूमन के केस में वो अगेंस्ट नहीं होता है, वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है। इसके बाद अगली बात आती है कि एंटीबायोटिक टर्म्स दिया किसने। एंटीबायोटिक टर्म्स सबसे पहले S.A. वॉक्समैन के द्वारा दिया गया। सबसे पहले ये एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया, और ये बाई चांस डिस्कवरी है। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर, स्टेफाइलोकोकस नॉट स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर जब वो काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक अनवास्ट प्लेट को छोड़ करके चले गए। फिर दोबारा उसको दूसरे दिन जब देखा तो उनके साइड में एक मॉल्स ग्रो कर रहा था, जिसके वजह से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया था। फिर उन्होंने उस पर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि ये एक फंजाई है जो ग्रो कर रहा है और इस बैक्टीरिया को किल कर रहा है या उसके ग्रोथ के रिटार्ड कर रहा है। बाद में जब इसका अध्ययन किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रखा, और ये एक फंगस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस है जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स को यूज किया डिस्कवर किया गया। एंटीबायोटिक्स यानी कि वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने या उसके ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन हुआ पेनिसिलिन हुआ, और वो एक फंगस से ऑब्टेन किया गया। दूसरी कि सबसे पहले किसी बैक्टीरिया के साथ जो ऑब्टेन किया, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, जो एक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेविसियस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। यानी कि एंटीबायोटिक्स और सारे ऑर्गेनिज्म से और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर ऑब्टेन किया गया है। इसमें मेन एक बात और है, डिस्कवर हुआ 20th सेंचुरी के सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला और क्या कहते हैं सबसे अच्छा डिस्कवरी में से माना जाता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो उस समय अमेरिकन सोल्जर के द्वारा इसको एंटीबायोटिक के तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। इसके जो एंटीबायोटिक्स यानी ये पेनिसिलिन जो ऑब्टेन किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो फुल इफेक्टिव टर्म में नहीं था उस समय। इसको फुल इफेक्टिव फुल पोटेंशियल बनाने के लिए अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी के द्वारा इसको फुल इफेक्टिव पोटेंशियल दिया गया, जिसके वजह से इसको खूब उपयोग में लाया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए। और इसके वजह से उनका 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। और ये एक खास बात और है, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है जो आपको ध्यान रखना है कि प्लेग, हुफिंग कफ जिसको काला खांसी, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया जिसको गाल घोट और कहते हैं लेप्रोसी, कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का जनरली यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? स्ट्रेप्टो एंटीबायोटिक्स का, ये ध्यान में रखना है। अब इस एंटीबायोटिक टॉपिक्स में खासकर इतनी बात ही याद रखनी है, ध्यान रखना है एक समराइज के तौर पे। आगे हम चलते हैं कि एनसीईआरटी और भी चीज़ें बताया है जो मेनली हम बात करेंगे कि ईस्ट एक है जिसको सैकरोमाइसिस रेवेसी कहते हैं, ये कमर्शियली इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम उसी में आगे पॉइंट लिखता है एनसीईआरटी माई केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन पे बातें करेंगे, जैसे कि इन माइक्रोब्स को, कई सारे माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल और एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। तो आप एनसीईआरटी के पेज 183 को जब यहाँ पेज 183 इस पैराग्राफ में आप जब पढ़ेंगे जो बातें, उन बातों को मैं आपको एक समरी के तौर पे बताता चल रहूँगा, और आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो उसको समरी के तौर पे आपको जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आती चली जाएगी। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स में आपको देखेंगे ऑर्गेनिक में, मतलब केमिकल के अंदर ऑर्गेनिक में देखना है, ऑर्गेनिक जो एसिड प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उनमें 4 नाम दे रखा है। सिट्रिक एसिड जो फंगस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, एस्परजिलस नाइगर यह एक फंगस है यानी, और एसिटिक एसिड जो एक बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर एसिटाई
जिसके थ्रू एसिटिक एसिड या विनेगर भी कहा जाता है, जिसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसको यूज प्रोडक्शन करने के एसिटिक एसिड या विनेगर का प्रोडक्शन के लिए हमको मेनली बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिड का यूज करते हैं, जो पेज एनसीईआरटी 183 में दिया गया है। और अभी बात बताई गई है जैसे ब्यूटारिक एसिड, ये एक बैक्टीरिया होता है जो प्रोड्यूस करता है ब्यूटारिक एसिड, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। चौथा लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के द्वारा या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई के द्वारा। यानी कि इसमें खास बात आपको ये रखनी है, याद रखनी है कि एक ही मात्रा ऐसा है जो फंगस के द्वारा ऑब्टेन्ड होता है, जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड है सिट्रिक एसिड फंगस के द्वारा ऑब्टेन होता है एस्परजिलस नायर के द्वारा। बाद में कि ये जो तीन बाकी बचे हैं वो तीनों के तीनों बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। ये चीज़ें आप माइंड में रखें। आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स। अगला टॉपिक दिया रखा है उसमें एंजाइम्स एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 में। मैं एंजाइम्स में कुछ एंजाइम्स के नाम जैसे लाइपेज, पैक्टिनेज और प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इस तरह के एंजाइम्स हैं। इनमें क्या खास बात रखनी है, इनसे क्वेश्चन कई बार उठाए गए हैं, पूछे गए हैं चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, नीट प्रिप करने वाले के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है, या फिर मेंस में जीपीएस में और भी सारी चीज़ों में पूछा जाता था। जिसमें मेन जो बातें मैं वो बातों को आपको एक समराइज बता रहा हूँ, फिर से आप ध्यान रखिएगा। जैसे लाइपेज को मेनली एज ए डिटर्जेंट के तौर पे डिटर्जेंट यूज इन डिटर्जेंट्स फॉर रिमूविंग ऑयल स्ट्रेन्स, यानी कि ऑयल स्ट्रेन यानी कि फैट्स या लिपिड्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एज ए डिटर्जेंट के तौर पे लाइपेज एक एंजाइम है जिसको यूज करते हैं इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री में। दूसरा आता है पैक्टिनेज या प्रोटीएज। मेनली इसका यूज किया जाता है बोतलों को क्लियर करने के लिए, यानी फ्रूट वो बोतल जूस वाले बोतल जितने होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, फॉर क्लीनिंग द बोतल जूस, उनको क्लियर करने के लिए प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज, ये दोनों चीज़ की दो एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, दो एंजाइम का यूज होता है। तीसरा आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा गया है, यानी कि इसको हमें माइंड में रखना ही रखना है हमेशा। जब भी स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन आएगा तो उसे सही करके आना है, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके चले। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर यानी कि ब्लड में के वेसल्स के अंदर कहीं पे, चाहे ब्रेन में हो चाहे बॉडी के किसी पार्ट्स में, जब क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए तो उससे क्लॉट कैसे बनते हैं वो तो अलग बात है, अगर बन जाता है तो उसे कैसे ब्रेक करने, कौन से एंजाइम यूज करते हैं वो में ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने जिक्र किया है स्ट्रेप्टोकाइनेज को। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम है, फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट दिखाता है, यानी कि ये जो ब्लड क्लॉट के दरमियान जो फाइबर्स आपस में क्लॉट हो जाते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। पहली बार टीपीए नाम के एक और एंजाइम है जिसका मतलब सेम काम, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का ही दूसरा बोले तो टीपीएज कहते हैं, यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। स्ट्रेप्टोकाइनेज को ही टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर कहते हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर का मेन काम होता है हमारे ब्लड में जो क्लॉट, ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाते हैं उनको रिमूव करना, उसको हटाना। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट्स जो होते हैं उनमें जो लीड करता है हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है उनमें अगर क्लॉट बन जाता है तो वो उसको उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं। मेन बात, स्ट्रेप्टोकाइनेज अपने को मिलता किससे है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनेसिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनेसिस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन होता है, क्लॉट बस्टर ऑब्टेन होता है। फिर एक बार दोहराता है, इसका यूज क्लॉट को हटाने के लिए करते हैं, चाहे क्लॉट बॉडी के किसी पार्ट में बना हो। एज एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया एक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो उसी पैराग्राफ के नीचे वाले पैराग्राफ में आपको मिलेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में मेनली वो दो चीज़ का जिक्र किया है, एक तो साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन का। साइक्लोस्पोरिन ए जो यूज होता है ना, साइक्लोस्पोरिन कभी कभी जो एग्जाम में पूछेगा वो साइक्लोस्पोरिन वर्ड बोलेगा, ए को हटा देगा, ए का यूज नहीं करेगा। कभी कभी तो साइक्लोस्पोरिन ए देगा और मैचिंग करके पूछेगा। इसके पूछने के तरीके होते हैं। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो यूज होता है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे
किसी बंदे ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते तो उसको मेडिएट कौन करता है? आपको पता होगा कि सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है जिसको रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करेगा यानी कि उसके जो ऑर्गन्स लगाए हैं उन ऑर्गन को किल कर सकता है, हटा के रिजेक्ट कर सकती है बॉडी। तो वहाँ पे उस रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए हम पेशेंट को देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे, और ये प्रोड्यूस्ड होता है एक फंगस के द्वारा। साइक्लोस्पोरिन एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि साइक्लोस्पोरिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका मेनली यूज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको दिया जाता है, और ये फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, इसके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिन। स्टैटिन बड़ी ही कमाल का है, इसको याद रखने का ट्रिक एमपीएस बोले तो कि मोनास्कस परप्यूरियस जो एक ईस्ट है, ईस्ट के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। एमपी मोनास्कस परप्यूरियस, एस फॉर स्टैटिन्स, यानी कि एमपीएस। ये ट्रिक हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं कि एमपीएस ये मोनास्कस परप्यूरियस और ये स्टैटिन, स्टैटिन्स मोनास्कस परप्यूरियस। ये मोनास्कस परप्यूरियस एक स्टैटिन यानी मोनास्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है। क्या है ये? ईस्ट है। ईस्ट है, ईस्ट जो मोनास्कस परप्यूरियस प्रोड्यूस करता है स्टैटिन्स। ये एक स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है और इसका मेन काम है कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ती है उनको लो करने का काम होता है। स्टैटिन का यूज ब्लड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने का काम होता है, लो करने का एजेंट होता है। ये मेनली रिजेंबल्स करते हैं। स्टैटिन के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा मैं आपको। ये बात तो मैंने बता दी कि स्टैटिन्स का मेन यूज होता है ब्लड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। एक लोअरिंग एजेंट होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स एक ईस्ट के द्वारा ऑब्टेन होता है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। और अब मैं एक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा स्टैटिन्स के बारे में। तो स्टैटिन्स का जो पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये रिजेंबल करते हैं मेवोलिनेट नाम के एंजाइम से। ये रिजेंबल होते हैं मेवोलिनेट के नाम से, और ये स्टैटिन्स मेनली एक्ट करता है कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करने का काम करता है। कॉम्पिट बाय, जैसे एनसीईआरटी में लाइन लिख रखा है कि स्टैटिन्स एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उससे ये स्टैटिन फाइट करता है उस एंजाइम के साथ, और वहाँ पे उसको ब्लॉक करता है उस एंजाइम्स को जो एंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखा जा सके, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मेंटेन रहे। इसके लिए स्टैटिन्स वहाँ पे आते हैं। एक बात और खास बात है कि स्टैटिन्स आर कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज HMG CoA। HMG CoA का ये इनहिबिटर कहलाता है। HMG कोएंजाइम का। इसमें अब खास बात इतनी है। इसके बाद आगे जो एनसीईआरटी में बताया गया है वो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट।